Rahim. Welcome to the channel Field of Physics. We are solving problem HRK Physics, Law of Conservation of Mechanical Energy, the question number 55. तो क्वेश्चन नंबर 55 ये है कि हमारे पास एक रफ सरफेस है ये हमारे पास प्रॉब्लम को समझें, ये स्टेटमेंट भी साथ लिखी उसको भी पढ़ लें। रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है 0.25 और ये एक ब्लॉक है जिसका मास m जो है वो 2.5 kg, ये इस पे स्लाइड कर रहा है। जाहिर है डेफिनेटली बहुत वेलोसिटी होगी v0, इससे स्लाइड कर रहा है। ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। जब ये एक स्प्रिंग है, इस रिजिड एट सपोर्ट है और ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, कंप्रेस भी नहीं है, एलोंगेटेड भी नहीं है। तो ये जब ब्लॉक मूव करता हुआ इस स्प्रिंग की इस एंड को टच करता है तो स्प्रिंग जो है 7.5 सेंटीमीटर इतना कंप्रेस हो जाता है। लेट ये डिस्टेंस जो है x 7.5 जो है वो कंप्रेस हो जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है कि जिस स्प्रिंग का ये बना हुआ है, स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है वो 320 न्यूटन पर मीटर है। तो स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी जो है इलास्टिक एनर्जी उसमें स्टोर हुई है, ठीक है। तो ये बॉडी जो मूव करता हुआ आ रहा है विद वेलोसिटी v और इस पे फ्रिक्शन इसकी अपोजिट लग रही है, ये बॉडी ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, यानी ये ब्लॉक कंप्रेस करता है, यानी वर्क डन बाय द ब्लॉक है। ब्लॉक जो है वो वर्क करता है, वर्क डन बाय द ब्लॉक है, वर्क डन बाय ब्लॉक। ये ब्लॉक एक एक्सटर्नल एजेंट का काम यहाँ पे कर रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, यानी नेगेटिव ऑफ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही ऐसे किया गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन फिजिक्स में नहीं है, उसको डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के लिए एक्सटर्नल एजेंट है, ये इसको कंप्रेस करता है। इसने जो वर्क किया है, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई स्प्रिंग में, और पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में होती है उसका हमें पता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की उसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना स्प्रिंग कितना डिस्टेंस कंप्रेस हुआ है। तो ये डेल्टा यू जो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी, उसका फार्मूला आ गया हाफ के गिवन है 320 और x 7.5 उसको मीटर में कन्वर्ट करें 0.75 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये 0.90 जूल आ रहा है। ये कंप्रेस स्प्रिंग की एनर्जी है और इसको नेगेटिव है कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 0.90 जूल हो जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा जो है उस सिस्टम का सॉल्व हो गया। दूसरा ये है कि इसकी इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक मूव कर रहा है सरफेस पे, सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शनल सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स असल में सोर्स है थर्मल एनर्जी जनरेट करने का। फ्रिक्शनल फोर्स इज सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हमने एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है ना एफ के म्यू इनटू एन, जो भी नॉर्मल रिएक्शन, अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन किसकी इक्वल है, नीचे इसका वेट एक्ट करेगा बॉडी का mg
और एग्जैक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसका नॉर्मल रिएक्शन। आम तौर पे जब सरफेस हॉरिजॉन्टल होती है तो नॉर्मल रिएक्शन mg की इक्वल होता है। इस केस में भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमारा mg की इक्वल है। और जब सरफेस कोई इंक्लाइंड होती है या किसी एंगल पे होती है तो तब नॉर्मल रिएक्शन mg की इक्वल नहीं होता बल्कि mg के किसी कंपोनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, mg cos थीटा की इक्वल होता है। तो हमेशा ये नॉर्मल रिएक्शन वेव की इक्वल हो जरूरी नहीं, लेकिन इस केस में ये n इज इक्वल टू mg। आपने ये फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है म्यू एम जी। म्यू के कैनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है 0.25 और जो मास गिवन है 2.5, जी की वैल्यू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो हमारे पास एफ के की जो वैल्यू आती है फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसकी वैल्यू इससे निकल आएगी। और ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे ये कोई वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू जो है वो न्यूटन में आ जाएगी। अभी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वो एनर्जी जनरेट करेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, वो एनर्जी जनरेट करेगा और वो एनर्जी अपीयर होगी एज ए थर्मल एनर्जी। ठीक है ना, तो ये फ्रिक्शन, ये सारी फ्रिक्शन है, इस सब को ये इसको हम रिगार्ड करते हैं नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी जनरेटेड, जो हमसे पूछा गया है थर्मल एनर्जी जनरेटेड है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है? ठीक है, एफ डब्ल्यू एफ लिख ले इसको, एफ के इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो है उसने कितना वर्क डन किया है। तो हमारे पास यहाँ पे ये फ्रिक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर सकी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.25 इंटू 2.5 इंटू 9.8, ये सारी वैल्यू फ्रिक्शन की, इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पैरेलल है, एफ डॉट भी लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, cos 0 है, एफ इंटू एक्स लिख सकते हैं आप इसको डायरेक्ट। एक्स की वैल्यू है मीटर में, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं 0.075। तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.46, आप इसको क्या काउंटर चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, जो आंसर आया है 0.46 जूल आता है। ठीक है, ये मैस ब्लॉक मूव करता हुआ है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, जहां से इसने टच किया स्प्रिंग इतना कंप्रेस हुआ, तो कंप्रेस होने से स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रही। नेचुरल लेंथ में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, अब वो कंप्रेस हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं रिपीट कर देता हूँ, डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे ब्लॉक ने वर्क डन किया है, ब्लॉक एक्टिंग एज एक्सटर्नल एजेंट, वो हम फाइंड कर चुके हैं। फिर थर्मल एनर्जी जनरेटेड यानी फ्रिक्शन फोर्स जब लगी इस डिस्प्लेसमेंट के लिए तो उसने कितना वर्क डन किया, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी, जो हीट जनरेट हुई है कॉन्टैक्ट सरफेसेस के दरमियान, ब्लॉक और टेबल पे अगर जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा है उसके दरमियान फ्रिक्शन हीट जनरेट की है, उसकी ये वैल्यू इतने जूल आ गई है। एक्चुअली दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वो जो थर्मल एनर्जी के बराबर है। अब इसका जो सी पार्ट है, थर्ड पार्ट, व्हाट इज द ब्लॉक स्पीड जस्ट एज इट रीचेस स्प्रिंग, और ये यहां से यहां तक जाता है, स्प्रिंग को इलास्टिक अपनी एनर्जी जो है इसको ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर करते हुए इस ब्लॉक जो है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है।
ब्लॉक रुक जाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले तो कैरी कर रहा था, अब जीरो हो जाती है। ठीक है, हम इसकी मोशन को इस पॉइंट से स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको अब तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम सॉल्व कर सकते हैं कि ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी ब्लॉक की थी जब उसने स्प्रिंग को टच किया। इस जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, ब्लॉक आया v0 वेलोसिटी से, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पोजीशन पे ब्लॉक की वेलोसिटी क्या थी, तो यहाँ पे वही लगा देंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फोर्सेस। इस सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो लग रही हैं वो फ्रिक्शन की फोर्स है F K into X is equal to total change in mechanical energy of the system। इसको जरा गौर से देखिएगा, F K X में लिख रहा हूं डॉट cos थीटा, थीटा दी रोज को छोड़ दे, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती मैकेनिकल एनर्जी। ये सिस्टम की इनिशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द फाइनल। F K X हम फाइंड कर चुके हैं, पहले इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 0.6 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी आप देखेंगे, इनिशियल तो ये तो जीरो लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ब्लॉक की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यहाँ इट विल कैरी काइनेटिक एनर्जी, ये कैरी कर रहा है, और यही हमने फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी करनी है। और फिर ये वेलोसिटी इसकी v0 जब इस स्प्रिंग को, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, इस ब्लॉक में स्प्रिंग को टच किया है, तो ये v0 क्या है हमें फाइंड आउट करना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है डेफिनेटली, और वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, यानी हमने ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड की थी -0.90 जाओ। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल की ब्लॉक स्टॉप हो गया, रुक गया, उसकी है नहीं, तो यहां से ये आप हाफ m v0 का स्क्वायर फाइंड कर लें, ये टर्म उधर ऐड हो जाती है, प्लस हो जाएगी 0.90 प्लस 0.46। जब इसको आप करते हो तो ये 6 इस जीरो में ऐड होगा 6, और 9 और 4 में ऐड हो जाता है, 9 जब 4 में ऐड होगा तो 13, 1.36 जूल जी जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो ब्लॉक लूज कर रहा था फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन जब इस पॉइंट पे उसने टच किया है तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी ये थी। अब यहाँ से वेलोसिटी जो है वो फाइंड करना आसान है, m की वैल्यू गिवन है, तो आपके पास जो है v की वैल्यू जो है वो गिवन है। ठीक है, 1.36, तो इसको दोबारा लिखते हैं, हाफ m v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.36 जूल। यहाँ से आप 2 उधर मल्टीप्लाई करें, m v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.36, m डिवाइड हो जाएगा v0 का स्क्वायर, और m की वैल्यू आप बेशक पुट करना चाहें तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, गिवन है 2.5, और यहाँ से आप v0 फाइंड करना चाहते हैं तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, अप्रॉक्सीमेट ये v0 की वैल्यू जब ब्लॉक ने जस्ट स्प्रिंग को टच किया तो 1 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन की समझ आई है और कॉन्सेप्ट आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचे
जिनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जिनको कॉन्सेप्ट चाहिए मैकेनिक्स के हवाले से, थैंक यू वेरी मच।